अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 12 पार्ट नंबर 2। तो जो लेक्चर नंबर 12 का पार्ट नंबर 2 है उसमें हम डिस्कस करेंगे ग्लोबलाइजेशन को। लास्ट वीडियो में हमने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन, ग्लोबलाइजेशन का इंट्रोडक्शन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से इकोनॉमी, पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस देखने को मिली, ग्लोबलाइजेशन को कौन सी थ्योरी जो है वो सपोर्ट करती है। देन हमने कुछ और थ्योरीज का जिक्र किया कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसकी क्या शेप होनी चाहिए। वो बिलियर्ड बॉल मॉडल के मुताबिक कंट्रीज़ को परफॉर्म करना चाहिए या कॉबवेब मॉडल के मुताबिक जो दुनिया के कंट्रीज़ हैं उनको परफॉर्म करना चाहिए। तो आज के इस लेक्चर में हम डायमेंशंस देखेंगे ग्लोबलाइजेशन की। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इट रेफर्स टू द इंक्रीजिंग इंटरकनेक्टेडनेस एंड इंटरडिपेंडेंस ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक्स, पर्टिकुलरली थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट एंड कैपिटल फ्लोज। तो दुनिया जो है वो इंटरकनेक्टेड है और इंटरकनेक्टेड होने की वजह से जो दुनिया की इकोनॉमी है वो एक्सपैंड हो रही है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना आसान है। इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। अगर ग्लोबलाइजेशन ना हो, हर कंट्री जो है वो अपने तरीके से परफॉर्म करे, तो जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो सही तरीके से चल नहीं सकती। देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन ने ट्रेड जो है उसको बड़ा आसान कर दिया है। एक ही करेंसी जो है वो पूरी दुनिया में राइज है। आप जो है इजीली किसी भी कंट्री को कोई चीज़ बेच सकते हैं उसी करेंसी में, और किसी भी कंट्री से कोई चीज़ जो है वो एक ही करेंसी में ले सकते हैं। It is characterized by the growing integration of national economies into global marketplace where goods, services, capital and information can flow freely across borders। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो नेशनल इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही हैं, इंटीग्रेट हो रही हैं ग्लोबल मार्केट प्लेसेस के साथ, जहाँ पर किसी भी कंट्री के गुड, सर्विसेज, कैपिटल जो हैं वो इजीली फ्लो कर सकते हैं। आपने देखा कि पाकिस्तान में अगर आप किसी भी दुकान में जाएं तो आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, चाइनीज़ भी मिलती हैं, आपको अमेरिकन भी मिल जाएंगी, आपको जर्मन भी मिल जाएंगी, फ्रेंच भी मिल जाएंगी। तो ये तमाम चीज़ें ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल हैं। It has brought about numerous benefits including increased economic growth, higher living standard and greater consumer choice. However, it has also contributed to growing income inequality, environmental degradation and other social and political challenges। तो देखा जाए इनकी वजह से बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो कंट्री जो हैं वो ले रहे हैं। मींस अब जाहिर है कि पाकिस्तान में अगर कोई प्रोडक्ट बनती है तो वो पाकिस्तानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अमेरिकन भी उनको यूज़ कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के मुताबिक। अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से जी जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़ायदे तो उठाए हैं। जैसा कि देखा जाए अगर पाकिस्तान में एक बंदा अपनी प्रोडक्ट प्रिपेयर करता है तो उसको दुनिया के अगर वो चाहे तो 200 ममालिक में भी आराम से वो सेल कर सकता है, जिसकी वजह से उसको मुनाफा बहुत ज़्यादा हो सकता है, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हाई हो सकता है। और अगर वो दुनिया में अपना सामान बेच रहा है तो उसकी वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो कितनी ज़्यादा जनरेट होगी। मीन्स कि अगर वो सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए कोई प्रोडक्ट बनाता है तो फ़र्ज़ करें उसको 10 लोग चाहिए वो प्रोडक्ट बनाने के लिए, बट अगर वो दुनिया के 100 ममालिक के लिए प्रोडक्ट बनाता है तो उसी बंदे को 100 बंदे चाहिए होंगे वो प्रोडक्ट दुनिया के 100 ममालिक में भेजने के लिए। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही पॉसिबल है कि जो कंट्रीज़ हैं वो हायर लिविंग स्टैंडर्ड्स की तरफ जा रही हैं, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसी तरह ग्रेटर कंज्यूमर चॉइस है। वही मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप एक दुकान में जाएं, एक शॉप में जाएं तो आपको 10 कंट्रीज़ की प्रोडक्ट जो हैं वो मिल जाएंगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो चीज़ हैं उसको ख़रीदते हैं। बट ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इनकम इनइक्वालिटी की तरफ भी जा रही हैं। तो इसकी एग्जांपल जो है वो मैंने आपको पहले भी बताई है लास्ट लेक्चर में कि पाकिस्तान या जो दूसरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ से रॉ मटेरियल जो है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बस दूसरे कंट्री में जाती हैं और वहाँ पर वो फर्निश हो के उन पे बस ब्रांड का टैग लगा के यहीं आके वो 10 गुना ज़्यादा प्रॉफिट से वो बेचते हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो पुअर रह जाते हैं और जो सारे का सारा बेनिफिट है वो दूसरे कंट्री वाले जहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो फर्निश होती है वो ले जाते हैं। इसी तरह इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इस तरह कि यहाँ से जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दरख्त वगैरह आप देख लें, कितनी चीज़ें जो हैं वो दरख्तों से बनती हैं और वो वहाँ पर जाकर बिकती हैं। मीन्स आप देखें यहाँ से फर्नीचर जो है वो बाहर जाता है और वहाँ पर बस उसको फर्निश किया जाता है और ब्रांड का टैग लगाया जाता है
और वो वहाँ पर 10 गुना ज़्यादा बिकता है, और यहाँ से जो रॉ मटेरियल है वो चीपली इतना चीप जाता है कि मुश्किल से वो जो बंदा होता है वो यहाँ पर अपना जो सर्कल है उसको चला सकता है। एक तो उसकी जो इकोनॉमिक कैपिटल है वो लो होती है, और दूसरा यहाँ से जो दरख्त वगैरह काटे जाते हैं या जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो केमिकल बनाती हैं, फिर उनकी वजह से यहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड होता है। देन है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन रेफर टू द स्प्रेड ऑफ कल्चरल आइडियाज़, वैल्यूज़ एंड प्रैक्टिसेस अराउंड द वर्ल्ड। अच्छा जी, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में कल्चर की प्रमोशन होना। इसी की एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दी थी कि पाकिस्तान में जिस तरह वेस्टर्नाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से हमारा जो कल्चर है वो डिग्रेडेशन का शिकार है। अब सिर्फ कल्चर इस तरह से ही प्रमोट नहीं हो रहा कि हम लोग जो हैं उनकी वैल्यूज़ को बस अडॉप्ट कर रहे हैं, बल्कि इसकी वजह से हमें देखा जाए तो इकोनॉमिकली भी बड़ा लॉस होता है। आप एग्ज़ाम्पल ले लें, पाकिस्तान में भी मूवीज़ बनती हैं, बट उनको इतना देखा नहीं जाता जितनी जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं उनको देखा जाता है। उनकी जब यहाँ पर नुमाइश होती हैं तो वो करोड़ों रुपया कमाती हैं, और हमारी जब कोई मूवी इधर लगती है और उसकी रिलीज़ होती है तो वो बस अपने पैसे ही पूरे करती है। तो एक तो उनका कल्चर हम लोगों में बड़ी आसानी से ट्रांसमिट हो रहा है, थ्रू मूवीज़ है, थ्रू सॉन्ग्स हैं, थ्रू ये सोशल मीडिया है, थ्रू लाइफस्टाइल है, थ्रू क्लॉथ्स है, थ्रू बिलीफ्स है, ट्रेडिशंस हैं, बल्कि उसके साथ साथ हमें इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और अगर देखा जाए तो अगर हम उन्हीं की मूवीज़ को जो है वो देखते रहेंगे, उन्हीं के जो ड्रामाज हैं जो नेटफ्लिक्स पर हैं उन्हीं को देखते रहेंगे, और हमारी जो अपनी कंट्री की प्रोडक्शन है उसकी जो व्यूअरशिप है उसमें कमी आती रहेगी, तो वो एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो ड्रामा वगैरह बनाना बंद कर देंगे, जिसकी वजह से टोटली हमारी इंडस्ट्री को लॉस होगा। उनका कल्चर तो हम लोगों में ट्रांसमिट हो गई, बट उसकी वजह से उनको इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया। अभी जो अर्तुगरुल था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो हमारी इंडस्ट्री के लोग थे उन्होंने उसको अपोज किया बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी वजह से एक तो हमारा कल्चर जो है वो डिग्रेड हो रहा था, बल्कि उसके साथ साथ हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था। कल्चरली अगर देखा जाए तो इस तरह के पहले ही हम लोग ज़्यादा इतने एक्सट्रीमिस्ट हैं, रेडिकल हैं, और उसके साथ साथ ऐसा कोई ड्रामा लग जाए जिसमें लोगों की जो कैफियत है उसको बहुत ज़्यादा उभारा जाए, तो वो हमारे कल्चर के लिए ही बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मीन्स कि वो जो एक थिन लाइन है उसको ईज़िली कोई बंदा भी एक्सप्लॉइट कर सकता है। Cultural globalization can manifest in various forms such as the widespread popularity of Hollywood movies, the popularity of Western fashion trends, spread of social media platforms, and growing influence of global cuisine. It can also result in the erosion of traditional cultural practices and the loss of cultural diversity. अच्छा, इसको तो डिस्कस कर लिया है हमने. While cultural globalization has the potential to promote cross-cultural understanding and appreciation, it can also lead to the homogenization of cultures and the loss of unique cultural identities. The impact of cultural globalization is a subject of ongoing debate among scholars and policymakers. तो इसको भी हमने डिस्कस कर लिया है. Then have political globalization. Political globalization refer to the increasing interconnectedness and interdependence of national government and the emergence of global governance structure. It is a process by which political decisions and actions are becoming more integrated across national boundaries, leading to the formation of new transnational political institutions and policies. तो जी, पॉलिटिक्स को ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसको क्या नुकसान पहुंच रहा है, तो इसको हमने अपने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। तो सिंपली सी बात है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कि वो कंट्रीज़ को डिक्टेट करते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, आपके कंट्री की ये पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। आप आईएमएफ की बात कर लें, हमारी कंट्री जो है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज़रा सी हमें सब्सिडी देने की बात करती है, तो जो आईएमएफ है वो उल्टा हम लोगों पर ही फिर दोबारा टैक्स इम्प्लीमेंट कर देती है। तो आईएमएफ को क्या लगे भाई हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स से, तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से जो नेशनल पॉलिटिक्स है वो बहुत ज़्यादा डिसरप्ट हो गई है।
Political globalization can be seen in the rise of international organizations such as United Nations, World Trade Organization, and International Criminal Court, which has the power to influence national policies and regulations. It can also be seen in the growing number of international treaties, agreements, and alliances that address issues such as trade, climate change, and human rights. Political globalization can have both positive and negative impacts. It can facilitate cooperation among nations and lead to the resolution of global problems, but it can also lead to the concentration of power in the hands of few dominant nations or organizations, and it may undermine national sovereignty and democratic accountability. फिर ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये फिर ट्रीटीज़ साइन करवाते हैं, एग्रीमेंट करवाते हैं, ऐसे ऐसे एकर्ड्स जो हैं वो फिर कंट्रीज़ को साइन करने पड़ते हैं। होते तो वो बेनिफिशियल नहीं है, बट उनमें कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा डिक्टेट किया जाता है कि आपने इस बाउंड्री को टच करना है, यहाँ से अपनी लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं करनी, इस फील्ड में आपको इतना रहना है, इतना जो है वो आपको अचीव करना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो फिर एक कंट्री की जो ग्रोथ है उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अगर देखा जाए तो इसके बेनिफिट्स भी हैं और नुकसान भी हैं, जिस तरह हमने अपने लास्ट दो जो पॉइंट्स हैं उनमें देखा कि कल्चर और इकोनॉमी के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन के पॉलिटिक्स में फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो अगर हम फ़ायदे को देखें तो वो ये है कि अगर किसी भी स्टेट के दरमियान, दो स्टेट्स के दरमियान कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो इसको ईज़िली हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू उसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं। बट फिर जो पावर है वो चंद हाथों में, चंद नेशंस के या चंद ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में चली जाती हैं और इस तरह जो एक कंट्री है उसकी सोवरेनिटी अंडरमाइन होकर रह जाती है। अब जी डिस्कस करते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है, जो उसका प्रोसेस है, वो बढ़ रहा है या रुक गया है या रिट्रीट हो रहा है। तो सबसे पहला है हाइपर ग्लोबलिज्म। सिंपल सी एक टर्म है, इस पे कोई ज़्यादा लिखने वाली बात नहीं है, आपको जस्ट कंसेप्ट जो है वो आना चाहिए। जो हाइपर ग्लोबलिज्म के मानने वाले हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया जो है वो ग्लोबलाइज तो हो चुकी है, मीन्स कि यूएन बन गया, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कूद पड़ती हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म कर देती हैं। जो मार्केट्स हैं वो इंटीग्रेट हो चुकी हैं, दुनिया में एक ही करेंसी चल रही है, मीन्स कि दुनिया जो है वो ग्लोबलाइज हो चुकी है। बट उसने अभी ग्लोबलाइजेशन से आगे भी जाना है और वो उस प्रोसेस को नाम देते हैं हाइपर ग्लोबलिज्म का। तो हाइपर ग्लोबलिज्म को वो इतना ज़्यादा क्यों सपोर्ट करते हैं उसके मानने वाले? तो आप क्रिप्टो करेंसी की एग्जांपल ले लें कि आपको कोई भी करेंसी इवन जो है वो अपने पास रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली बड़ी आसानी से दुनिया में किसी भी जगह ट्रेडिंग जो है वो बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अभी तो चलें आप पर रेस्ट्रिक्शन है ना कि आपने ट्रेड करनी है तो आपके पास डॉलर होना चाहिए, आपको एक लिमिट है ट्रेड करने की। बट जो क्रिप्टो करेंसी है उसमें किसी किस्म की भी कोई लिमिट नहीं होगी। आप क्रिप्टो करेंसी की एग्जांपल ले लें, अभी तो आपको ट्रेड करनी होती है तो आपको डॉलर चाहिए, आप पे लिमिट है कि आप इतनी रकम जो है वो बाहर बेच सकते हैं, इतनी जो है वो नहीं बेच सकते, इतनी में आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रकम आ रही है तो डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो फिर उसको चेक करेंगी कि ये रकम कहाँ से आ रही है, किस चैनल के थ्रू आ रही है। बट जो क्रिप्टो करेंसी है उसने तो दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह बैठे हुए जो ट्रेडिंग है उसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया है। जिस तरह जो इलॉन मस्क है उसने लास्ट ईयर एक स्टेटमेंट दी थी तो उसको इस प्रोसेस से रोक दिया गया था, बट ये हमें दुनिया में होता हुआ नज़र आएगा। उन्होंने कहा था कि जो बंदा भी टेस्ला खरीदना चाहता है, टेस्ला के शेयर लेना चाहता है तो वो बिटकॉइन के थ्रू भी परचेज कर सकता है। बट फिलहाल जो ये प्रोसेस है वो हॉल्ट का शिकार है, लेकिन हमें हो सकता है जल्दी 5-10 सालों में ये जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा प्रिवेल होता नज़र आएगा, जिसकी वजह से फिर जो दूसरी करेंसीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। बट उसकी वजह से हमें हाइपर ग्लोबलिज्म देखने को मिलेगा कि दुनिया जो है वो और ज़्यादा इंटीग्रेट हो जाएगी और ज़्यादा एक दूसरे के साथ इंटरडिपेंडेंट हो जाएगी। अभी तो फिर भी लिमिट्स हैं ग्लोबलाइजेशन में भी, लेकिन हाइपर ग्लोबलिज्म में किसी भी किस्म की जो लिमिट है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी।
देन स्केप्टिक्स हैं। तो जो स्केप्टिक्स हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया में पास्ट में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है उसका प्रोसेस जो है वो रुक गया है। और अगर ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस रुक गया है तो हाइपर ग्लोबलाइजेशन की बात ही नहीं बनती। आप कोविड-19 की एग्जांपल ले लें जिसको हम अपने आगे आने वाले टॉपिक में डिटेल से कवर करेंगे। तो जो हाइपर ग्लोबलिज्म वाले हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया को और ज़्यादा ग्लोबलाइज होना चाहिए और दुनिया जो है वो और ज़्यादा ग्लोबलाइज होगी। बट जो स्केप्टिक्स हैं वो ये कहते हैं दुनिया में कुछ ऐसे पास्ट इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है और उसका जो प्रोसेस है वो हॉल्ट का शिकार है। देन जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट। तो जो ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट हैं उनका ये व्यू है कि ग्लोबलाइजेशन ना तो रुक गई है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये लोग जो हैं वो एक मिडल लाइन रखते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं और उसके नेगेटिव आउटकम्स भी हैं। अच्छा जी, जो ट्रांसफॉर्मेशनिस्ट हैं उनका ये व्यू है कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो ना तो रुक गई है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये एक मिडल लाइन रखते हैं, मींस कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आउटकम्स हमें देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, अब हम टाइप्स ऑफ रीजनलिज्म को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक रीजनलिज्म, व्हाट इज़ सिक्योरिटी रीजनलिज्म एंड व्हाट इज़ पॉलिटिकल रीजनलिज्म। तो सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक रीजनलिज्म का मतलब है कि एक रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसको प्रमोट करना। देन सिक्योरिटी रीजनलिज्म का मतलब है कि एक जो रीजन है उसमें सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उनको रिजॉल्व करना। और पॉलिटिकल रीजनलिज्म का मतलब है कि एक जो रीजन है उसमें स्ट्रेंथन करना उस रीजन के लोगों की जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो सोशल वैल्यूज़ हैं।